तो 11-12 के डिफरेंस देखेंगे कोर्स के अंदर, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इलेवेंथ के अकाउंट्स के अंदर हमने दो चीजें करी हैं सर। पहला करा बेसिक अकाउंट कंप्लीट करिए। बेसिक में क्यों बोल रहा हूँ उसको, जो टॉपिक्स हर टाइप ऑफ बिजनेस में सेम रहेगा। टाइप ऑफ बिजनेस मतलब चाहे प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप वाला बिजनेस हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कंपनी वाला बिजनेस हो, ये अकाउंट्स हर बिजनेस में सेम बने। जैसे कि जर्नल एंट्रीज, जैसे कि कैश बुक, जैसे कि लेजर्स, जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये एग्जांपल मैंने दिया। उसके अलावा 11th क्लास में हमने प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ऐसा बिजनेस जहां पर सिंगल ओनर होता है, वहां पर सारा प्रॉफिट एक ही इंसान को चलाया जाता है, तो एक पैसा बांटने वाला काम का बर्डन नहीं रहता। इस टाइप ऑफ बिजनेस क्या काम नहीं रहता कि प्रॉफिट आने के बाद बटेगा 4-5 लोगों में, कैसे बटेगा, किस हिसाब से बटेगा, ये हेडेक नहीं रहती। एक ही ओनर सारा पैसा उसका। तो इस टाइप के बिजनेस की हमने कंप्लीट अकाउंट सीख ली है। प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा, चाहे सीए फाइनल कर लो, जो अब नई चीज सीखो, नया कुछ नहीं बचा। आप अभी भी प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो, इतने अकाउंट्स आपको आते हैं। अब 12th क्लास पर आ रहे हैं। कंपनी, एनपीओ, पार्टनरशिप। 11th वाला कुछ भी रिपीट नहीं है, तो एक बस बहुत अच्छी चीज है कि 11th में कोई चैप्टर हमारा अगर वीक रह गया तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 12th क्लास में, क्योंकि 12th क्लास में कोई चैप्टर रिपीट है ही नहीं। सारे डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सब कुछ नया है। पार्टनरशिप अगर एक ऐसा बिजनेस जहां पर 4-5 ओनर्स हो, वहां बिजनेस कैसे चलेगा, वहां अकाउंट्स कैसे बनेंगे, ये नई चीज सीखेंगे। कंपनीज, यहाँ पर लाखों लोगों का पैसा लगा होता है, इस टाइप की जो बिजनेस होते हैं जिसे कंपनी बुलाते हैं। आपने बिजनेस स्टडीज में 11th क्लास में सीखा है पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फर्क होता है। बाकी जब मैं पार्टनरशिप कंपनी पर आऊंगा तब बताऊंगा डिटेल में, चाहे आपने 11th में पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक से। कंपनी वाले अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, चैरिटी के लिए काम करती हैं, वो लोग अकाउंट्स कैसा बनाते हैं। ये इस साल और लास्ट ईयर सिलेबस से डिलीट हो गया, तो ये काम हमें नहीं करना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट वाले अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। लास्ट ईयर भी डिलीट हो गया था, उससे पिछले साल था, इस साल भी डिलीट हो गया। इस साल के हमारे कोर्स में दो ही टाइप के बिजनेस हैं, पार्टनरशिप वाला बिजनेस और कंपनी वाला बिजनेस। पार्टनरशिप वाले अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और कंपनी वाले अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ये रही बात। 36 मार्क्स की बुक है जी आपकी पार्टनरशिप पर, और बाकी मैंने फर्स्ट पेज पे क्या सिलेबस में सारा लिख करके दिया है। बाकी इसमें दो बुक्स हैं, 24 मार्क्स की अलग और 20 मार्क्स की अलग। पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का आना है। 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स को तो प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होगा, वाइवा के लिए आपको यहीं पे रेडी किया जाएगा। हर साल बच्चे वाइवा देकर के बताते हैं आकर के सर ये क्वेश्चन पूछे थे, तो मुझे पता है कि स्कूल में क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री बोर्ड दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तभी से मैं आपका वाइवा लेना स्टार्ट कर दूंगा। एक तो लूंगा सेम डे सभी का, और एक लूंगा बच्चों को बोल दूंगा मैडम ने बोला जिस दिन वाइवा है उससे एक दिन पहले आप यहाँ पर वाइवा दे के जाओ। तो वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पे रेडी किया जाएगा। 100 में से 20 मार्क्स हमारे वो पक्के हो जाएंगे। बाकी का जो 80 मार्क्स का बच गया उसमें से भी 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन आने हैं, तो जो आपको बुक दी जाएगी उसमें भर भर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी 31 मार्च को बोर्ड का एग्जाम है। सेम चीज मैं 11th में भी बोली थी, 12th में भी बात बोल रहा हूँ कि बोर्ड के लेवल से 20 to 30% लेवल अब ही रखा हुआ मैंने अपने टेस्ट को, लेंदी भी और टफ भी। जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम दे करके आए सब कैसा बहुत ईजी पेपर था, सारे क्वेश्चन नोट्स के थे और जल्दी हो गया। आपका तो पेपर लेंदी होता है, आपका तो टफ होता है, कुछ भी नहीं था। बोर्ड का फोकस रहता है बस, बोर्ड एग्जाम इन्वेस्टमेंट पहले से अप रहेगा तो बोर्ड का पेपर आपको ईजी ही लगेगा।
तो 80 में से 20 मार्क्स के 1 मार्क वाले क्वेश्चन हो गए, वो बराबर के क्वेश्चन है, वो मैं क्लास में ही कराऊंगा। बाकी 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो बच गए वो आने 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले। चैप्टर में मैंने हर एक इंडिविजुअल की वीडियोस दे रखी है, तो वो चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो रूटीन कर लीजिए थोड़ी बहुत, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो वगैरह नोट कर लीजिए। पहले हम पार्टनरशिप वाले को कंप्लीट करने वाले हैं 36 वाले, उसके बाद 24 मार्क्स वाले को बनाएंगे, उसके बाद 20 मार्क्स वाले को बनाएंगे। पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अकाउंटेंट की कैटेगरी बता देता हूँ। ये 11th में डिस्कस की हुई है, मैं इसमें 11th में नहीं पढ़ा है, भूल गया, उसके लिए ये बताना जरूरी है पार्टनरशिप वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। सुनिए, इंडिया में 2 ही फील्ड ऐसी हैं जो आपको जॉब पर डिपेंड नहीं छोड़ती, सीए और डॉक्टर। बिजनेस को मैं साइड कर रहा हूँ क्योंकि बिजनेस के लिए कोई डिग्री चाहिए, बिजनेस को पढ़ भी कर सकता है, पढ़ाई लिखाई करके भी कर सकते हैं, उससे तो डिग्री चाहिए, उसको मैं अलग रख रहा हूँ। अगर हम पढ़ाई के बेस पर कुछ काम करना चाहें तो जॉब का ही ऑप्शन रहता है, कोई भी कोर्स करो, पढ़ाई करने के बाद जॉब भी कर सकते हैं बस उस डिग्री के बेस पर। लेकिन सिर्फ डॉक्टर और सीए इकलौते 2 ही कोर्स ऐसे हैं जो हमें जॉब पे डिपेंड नहीं छोड़ते। जॉब नहीं मिली तो अपना खुद का ऑफिस खोल लिया, डॉक्टर के लिए खुद का क्लिनिक खोल लिया। मान लीजिए मैंने प्राइवेट कॉलेज से MBBS करी है, मुझे अच्छे हॉस्पिटल में मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैंने खुद का क्लिनिक खोल लिया, कुछ पेशेंट्स आएंगे, कुछ तो कमाई लूँगा, खाली तो नहीं बैठूंगा। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो वो जॉब पे डिपेंड है, जॉब नहीं मिले तो खाली बैठा रहूँगा। समझ आ रही है बात? तो डॉक्टर के पास ये ऑप्शन होता है, जॉब करना मतलब किसी हॉस्पिटल में जॉब करना, प्रैक्टिस करना मतलब खुद का क्लिनिक खोलना, इसे प्रैक्टिस वर्ड बोलते हैं। सेम चीज अकाउंटेंट के लिए, जॉब करना मतलब एक कंपनी के अंदर अकाउंटेंट की जॉब करना, मतलब मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, मेरी जॉब लग गई, अब मैं उसी कंपनी के अकाउंट्स बना रहा हूँ, सिर्फ मुझे सैलरी मिल रही है उस कंपनी से। ठीक बात है? तो जॉब वाला हो गया। प्रैक्टिस वाला क्या है, देखिए हर कंपनी का इतना बजट नहीं है कि वो फुल टाइम अकाउंटेंट अफोर्ड कर सके। मान लीजिए मेरी एक दुकान है, मैं 1.5-2 लाख रुपये महीने का कमा रहा हूँ, मुझे अपने अकाउंट्स बनवाना, लेकिन 30-40 हज़ार रुपये थोड़ा खर्च करूँगा मैं अकाउंटेंट पर। तो मेरी इनकम करोड़ों में होती तो फिर खर्च कर देता मैं लाख रुपये महीना अकाउंटेंट पर। 1.5-2 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ तो ऐसे अकाउंटेंट अफोर्ड कर लूँगा फुल टाइम वाला। ठीक बात है? मुझे एक ऐसा अकाउंटेंट चाहिए जो हफ्ते में एक बार आके अकाउंट्स बना जाए, महीने के 10,000 रुपये ले ले या 8,000 रुपये ले लिया, 12,000 रुपये ले ले, ऐसा अकाउंटेंट चाहिए। तो मार्केट में ना एक नीड आई एक ऐसे अकाउंटेंट की जो पार्ट टाइम में अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो ये नीड आई थी प्रैक्टिस की, मतलब अपना ऑफिस खोल लेता हूँ मैं और इसे बोलते हैं प्रैक्टिस का। ठीक, तो ऐसे 50-100 क्लाइंट ढूंढ लिए जिनको पार्ट टाइम काम करवाना है, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये देकर, तो उनकी जॉब से ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं इस काम। फिर हो गई जी बात। अभी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, देखिए इस पर मान लीजिए अभी हम प्रैक्टिस में हैं, ठीक, मतलब अपना ऑफिस खोल के बैठा हुआ हूँ, तो क्या होता है, देखिए जब कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है नहीं, तो वो हमारे पास आएगा और कहेगा जी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। अब उसमें देखो बहुत सारे काम है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने बिजनेस का, उसको टैक्स भी भरवाना है, इनकम टैक्स रिटर्न भी भरवानी है, उसे GST का काम भी करवाना है, उसे अकाउंट भी मेंटेन करवाना है, ये सारा काम कर लेता है ये अकाउंटेंट। भाई देखो बीकॉम और सीए 2 कॉमर्स की फील्ड है। बीकॉम में वही सिलेबस है, इजी लेवल पर थोड़े कम चैप्टर्स,
सीए में वही सिलेबस है, थोड़े ज़्यादा चैप्टर और टफ लेवल, बस इतना फर्क है। बीकॉम समझ लो छोटा अकाउंटेंट हो गया, सस्ता अकाउंटेंट हो गया, सीए महंगा अकाउंटेंट हो गया। ठीक बात है। मान लीजिए हम सीए हैं और खुद को ऑफिस खोल के बैठे हैं, बिजनेसमैन आएगा कि सर मुझे अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना, तो हम चेक करेंगे कि वो जो बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता उसके लिए कोई कमी तो नहीं है इस लॉ में, इस जो रिक्वायरमेंट है इस पर्सन की। हम कहेंगे सर आप इस वाली कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, आप यहाँ रजिस्टर्ड हो सकते हो, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ उस हम ही तो बताएंगे उसको। मतलब हम अकाउंटिंग के साथ साथ लॉयर्स भी हैं। लॉयर वो नहीं होता जो केस ही लड़ता, वो लॉ की नॉलेज है। लॉ सिर्फ क्रिमिनल लॉ नहीं होता, लॉ अकाउंट्स का भी लॉ होता है, लीगल लॉ भी होता है, लीगल कंसल्टेंट कहते हैं इसको। ठीक, हम टैक्स एक्सपर्ट भी हो गए क्योंकि हम टैक्स की उसे सेविंग बताएंगे। करोड़ों रुपए की इनकम होगी लेकिन टैक्स जीरो जाएगा। मेरी 20 लाख की रिसीट होती है सीए की इनकम मेरी जो क्लाइंट से आती है, और मैं 2 लाख का रिफंड लेता हूँ हर साल गवर्नमेंट से, टैक्स नहीं भरता। तो टैक्स एक्सपर्ट हम इसी को कहते हैं कि हमें टैक्स भरना ना पड़े या कम से कम भरना पड़े, और इनकम भी अच्छी, इनकम भी ना घटे और टैक्स भी ज़्यादा बच जाए। ठीक, तो ये सारा ऑलराउंडर है एक तरह से। ठीक, तो अब पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्या हो रहा है कि हमारे सामने 4 लोग आए हुए हैं और वो कह रहे हैं जी हमारा बिजनेस ना रजिस्टर्ड कर दो पार्टनरशिप के अंदर, हम पार्टनरशिप खोलना चाहते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में कौन रजिस्टर्ड हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? तो वो लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ये चैप्टर स्टार्ट थ्योरी से हो रहा है, 1 या 2 क्लास थ्योरी पे जाएगी बस, उसके बाद से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। 12th क्लास में एक बड़ी अच्छी चीज़ है 11th क्लास के मुकाबले, थ्योरी चैप्टर कोई नहीं है, एक भी चैप्टर थ्योरी चैप्टर नहीं है। 11th क्लास के अकाउंट में सबसे नेगेटिव चीज़ बच्चों की जो फीडबैक रहती थी, सब थ्योरी बड़ी बोरिंग, याद ही नहीं होती। 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं लंबे लंबे, इतना याद कौन करे, मार्क्स नहीं देता टीचर, मार्क्स काट लेता है वगैरह वगैरह। तो 12th क्लास में थ्योरी का क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मार्क का है, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन है, अगर है तो 3-4। जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनकी छोटी मोटी टॉपिक हैं थ्योरी के कॉन्सेप्ट वाले, प्लस लर्निंग वाले नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले। तो ये अच्छी चीज़ है 11th के मुकाबले। नोटिंग कुछ नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। ये मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी है जी। इंडिया में एप्लीकेबल है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ईयर हमें घर से याद करके जाना 1932। उसमें सारे लॉ लिखे हुए हैं कि पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कौन पार्टनर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, झगड़ा हो जाए तो क्या करें, लॉ में लिखा होगा। सिंपल सी बात, सर हम कोर्ट में जाते हैं, जज के सामने बोलते हैं सर इसने ये खून करा, इसने जो भी क्रिमिनल काम करा है, तो जज किस बेस पे आंसर देता है, लॉ के हिसाब से, उसे याद होता है बस, तो बुक में देखता नहीं है ना, उसने बुक से पढ़ा होता है कि एक्ट में लॉ में ये लिखा होगा कि इस चीज़ की ये सजा, तो वही सजा बोल देता है। ठीक बात है, तो ये काम हमारा है, हमें लोग घर से याद करके जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा और हम उसको इंस्टेंट आंसर दे देंगे। ठीक, ये डेफिनेशन लिख लीजिए पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिख लिया मैंने। पार्टनरशिप इसलिए आपने 11th में पढ़ी बिजनेस स्टडीज, अब शायद ये इतना डीप ना पढ़ी हो, मैं अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। देखो पर्सन बड़े काम सा बड़ा है, इंसान, आदमी, पर्सन ये होता है, मेल फीमेल कोई भी हो, ये भी अब तक पता, लेकिन नहीं, लॉ ने बोल रखा है कि सिर्फ 3 ही लोग पर्सन, उसके अलावा कोई पर्सन है ही नहीं, 3 लोगों के अलावा कोई और पर्सन है ही नहीं। तो हमें पता होना चाहिए वो 3 लोग कौन है जो पर्सन है, बाकी पर्सन नहीं।
साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट अ माइनर। माइनर सोर्स से बोलेंगे जिसका 18th बर्थडे नहीं आया, वो माइनर है। तो एक माइनर नहीं होना चाहिए वो पर्सन। आप सब माइनर हैं तो आप में से कोई भी पार्टनर नहीं बन सकता। आप लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहें तो लीगली आप पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते। लॉ का मानना यह है कि 18 साल से कम का जो इंसान है वो बच्चा है, उसमें समझ नहीं है सही गलत की, उसका बेवकूफ बनाया जा सकता है आसानी से, इसलिए लॉ ने कर दिया कि पार्टनर नहीं बन सकता माइनर। तो मेरे सामने 4 लोग आए, वो कहते सर मुझे पार्टनरशिप का बिजनेस करना, रजिस्ट्रेशन कर दो। तो मेरे पहली ड्यूटी क्या होगी, सबकी डेट ऑफ बर्थ पूछूंगा। अगर कोई 18 से कम का दिखा तो उसको मना कर दूंगा, सर आप नहीं बन सकते पार्टनर। समझ आ गई बात? यूज समझ में आ रहा साथ साथ लॉ का, है ना? कि हम यूज कहाँ कैसे कर रहे हैं, तो हमें एज चेक करनी है। देखो यहीं पे होता है, जो समझ लो अनाड़ी अकाउंटेंट है, वो पार्टनर रजिस्ट्रेशन के लिए आगे उसने पार्टनर रजिस्ट्रेशन कर दी, बाद में केस आ गया, पार्टनर्स पर केस हो गया कि आपने पार्टनरशिप कैसे बना लिया, आप तो माइनर नहीं हो, आप तो मेजर नहीं हो, आपके 17 साल की एज है। तो लायबिलिटी उस ओनर की होती है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होती। हम अकाउंट में उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, साइन उन्हीं के होंगे, हमारे साइन कहीं नहीं होंगे, अब तो फीस लेंगे। मतलब उनको ये नहीं पता कि लीगल प्रोसीजर क्या है। सिंपल सी बात है, मैं कोई पासपोर्ट बनवा रहा हूँ सपोज, मुझे पता नहीं कहाँ फॉर्म भरना होता है, कहाँ जाना होता है, मुझे समझ नहीं है। तो जो इसका काम करवाते हैं वो क्या करेंगे कि 1000 रुपये में फीस दो, ये सारे फॉर्म भरना है, सब कुछ करना है, हम कर देंगे आपके बिहाफ पर, हमारे बिहाफ पर करेंगे, साइन हमारे ही हो रहे हैं। तो गलत इन्फॉर्मेशन गई तो हमारी ही जाएगी। मैंने गलत आधार नंबर डाल दिया, पेनल्टी कुछ आई तो मेरे पर ही आएगी, तो कुछ नहीं आएगी। ठीक है? तो ऐसे आज अकाउंटेंट फिर गलत करवा देते हैं, लोगों का काम नुकसान करवा देते हैं। तो ये क्लियर होगी बात कि माइनर नहीं होना चाहिए, 18+ का होना चाहिए। सेकंड चीज लिखी है साउंड माइंड, मतलब दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, मेंटली डिस्टर्ब ना हो। 2 वाक्य थे इसके अंदर एग्जांपल, पहला तो पागल। ठीक, ये बात क्या होता है देखिए प्रैक्टिकली कि सर 4 लोग आते हैं, कहते हैं सर मेरा एक भाई है, ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, तो मतलब ये इतना नहीं समझ पाता, लेकिन हम भाई है तो भाई, तो मैं इसको पार्टनर बनाना चाहता हूँ कि कुछ भी इसकी भी पहचान हो मार्केट के अंदर, इसलिए तो हम अकाउंटेंट हम उसको मना कर देंगे कि ये पार्टनर नहीं बन सकता, लॉ ने मना कर रखा। फिर हो गई बात। तो जो भी मेंटली डिस्टर्ब हो वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा एग्जांपल होता है इसका ड्रंक पर्सन, इसने ड्रिंक कर रखी। दूसरा पर्सन होता है ड्रिंक पर्सन। देखिए जी क्या एग्जांपल देता हूँ ड्रिंक पर्सन का। तो मान लीजिए कि मैं किसी मेरे फ्रेंड है जो रिच है, उसको मैं क्लब ले जाता हूँ अपने साथ, ठीक है, ड्रिंक वगैरह करवा दी उसको अच्छे से, और फिर प्रॉपर्टी की पेपर साइन करवा दी उससे, प्रॉपर्टी तो मेरी हो जाएगी, सब कोई कर देगा ऐसे, तो कोई है कि नहीं? तो इसमें लॉ में क्या लिखा हुआ है, मान लो प्रॉपर्टी मैंने अपने साइन नाम पे करवाई, अब प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूँ, अब वो मुझ पे केस करेगा, तो मैंने तो प्रॉपर्टी नाम करी, जबरदस्ती ले ली इसने, फिर मैं कोर्ट में जाऊँगा, देखो जी साइन कर रखे हैं प्रॉपर्टी के पेपर पे, प्रॉपर्टी तो मेरी हो गई। फिर वो कहेगा कि मैंने ड्रिंक कर रखी थी उस टाइम, मेरा माइंड साउंड नहीं था उस टाइम, इसलिए मेरे सिग्नेचर की कोई वैलिडिटी नहीं है। लॉ में प्रावधान है कि अगर माइंड साउंड नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड है। तो फिर मैं कहूंगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसे कोई ड्रिंक नहीं कर रखी थी। अब उसकी लायबिलिटी है, ड्यूटी है उसकी कि वो प्रूव करे कि ड्रिंक कर रखी थी। या तो और कोई फ्रेंड हो वो गवाही दे कि हाँ ये ड्रिंक कर रखी थी, या क्लब का मैनेजर हो वो गवाही दे कि हाँ ये ड्रिंक कर रखी थी, उसको प्रूव करने की उसकी जिम्मेदारी। और उसने प्रूव कर दिया कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, तो वो साउंड माइंड का नहीं हुआ और फिर वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर होगी बात। तो साउंड माइंड की क्या इंपॉर्टेंस है कि उसका दिमाग सही से काम कर रहा हो उस टाइम जब एग्रीमेंट बन रहा है, ड्रिंक नहीं कर रखी होनी चाहिए उस टाइम, और पागल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सही। तीसरा लिखा हुआ है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसमें एक बड़ी लंबी सी लिस्ट लॉ ने निकाल रखी है और इन लोगों को बोल रखा है कि तुम सब कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, कोई पार्टनर नहीं बना सकते। अभी लंबी सी लिस्ट हमारे कोर्स के अंदर नहीं, ये लॉ सब्जेक्ट के अंदर है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट आएगा बिजनेस लॉ इस नाम से, वहाँ लिस्ट पूरे कोर्स के अंदर है। लेकिन समझ में नहीं आएगा सर ऐसे, तो 2 एग्जांपल दे देता हूँ बस मैं। कॉन्विक्ट मतलब कैदी,
कहने का मतलब क्या हो गया, अगेन सर 4 लोग आए हैं जी, मुझे पार्टनरशिप करानी रजिस्टर्ड, मेरा एक फ्रेंड है अभी वो जेल में 3 महीने बाद छूटेगा, बट मैं उससे जेल में जाकर के साइन करवा लूंगा, कैसे कर तो अलाउड होता है, जेल में मिलना तो अलाउड होता है ना कैदी से, तो मैं जाऊंगा साइन करवा लूंगा उससे। तो ये कह रहे हैं मेरे से, मैं उनको रिप्लाई क्या करूंगा, सर ये पॉसिबल नहीं है, जब तक वो जेल में है तब तक वो कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई पार्टनर नहीं बन सकता, जब वो जेल से छूट के आ जाएगा तब पार्टनर बन सकता है। क्लियर हो गई बात? ये एग्जांपल है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ठीक। दूसरा एग्जांपल है इंसॉल्वेंट। सर इंसॉल्वेंट एक बड़ी लॉ का लूप होल है, क्या मान लीजिए मैं करोड़ों रुपए का लोन ले लूं और बिजनेस करा और घूम लिया फिर लिया वगैरह वगैरह, उसके बाद लोन नहीं चुका रहा, मैं कोर्ट में जाऊंगा कि जी मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं, मुझसे लोग पैसे मांग रहे हैं, मुझे आप बचाओ। तो लोग के लोग आएंगे मेरे पास छोटी मोटी जो प्रॉपर्टी वगैरह होंगी, जो भी कुछ होगा वो मेरे से ले लेंगे, और लोन वालों को पैसा दे देंगे, और जो लोन बच जाएगा उनको बोल देंगे कि तुम और पैसे नहीं मिलेंगे, ये जो कुछ मत बोलना, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब मैं फ्री हो गया। मतलब मैं 10 करोड़ का कर्जा लिया, प्रॉपर्टी पास 1 करोड़ की है, बस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे करके मैं छूट गया, और मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये भी ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट कहते हैं। लोग ऐसा करते हैं, इंसॉल्वेंट खुद को डिक्लेयर कर दिया और टेंशन से बच गए। लेकिन इंसॉल्वेंट पर्सन से गवर्नमेंट ये राइट छीन लेती है कि जब तक आप अपने पुराने कर्ज नहीं चुका दोगे तब तक पूरी जिंदगी भर आप कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो पार्टनर भी नहीं बन सकते। तो एग्जांपल दूसरा हो गया इंसॉल्वेंट। आई रिपीट, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए हैं। एग्जांपल हो गया कैदी, एग्जांपल हो गया इंसॉल्वेंट। ये कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो पार्टनर नहीं बन सकता। तो जो 4 लोग आए मेरे पास पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनसे मुझे पूछना है कि आप में से कोई इंसॉल्वेंट तो नहीं है, ये पूछना है मेरे को, ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो 3 टाइप के लोग कोई पार्टनर नहीं बन सकते। पहला, नॉट अ माइनर, माइनर ना हो मतलब उसकी एज 18 हो एटलीस्ट। दूसरा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है एज में। सेकंड कैटेगरी जो है वो है साउंड माइंड, कि वो पागल ना हो, मेंटली डिस्टर्ब ना हो। और तीसरा है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एग्जांपल है इसका कॉन्विक्ट और इंसॉल्वेंट। ये 3 में से कोई नहीं होना चाहिए, कोई वो पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल है। सही, ठीक, बढ़िया आगे। अच्छा, ये पर्सन्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पर्सन्स का मीनिंग क्या हो गया? 2 और मोर। सर अगर 2 से कम हुए तो फिर तो प्रोप्राइटरशिप हो गई, हो मतलब 1 हुआ 2 से कम तो प्रोप्राइटरशिप हो गई, तो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन हो गई। सिंपल सी बात, को एक आदमी आकर बोलेंगे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कर दो, क्या मतलब? तो पार्टनर कहां तेरा, है ना? तो मिनिमम 2 लोग तो चाहिए, मिनिमम 2 लोग। मोर का मतलब 50 एट प्रेजेंट इंडिया में मैक्सिमम पार्टनर्स अलाउड है 50। ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। मैंने पढ़ा था 10 थे जब मैं स्टूडेंट, तो ये अपडेट होती रहती है। फिलहाल कुछ सालों से 50 ही है, हमें घर से 50 ही याद करके जाना है, मिनिमम टू मैक्सिमम 50। ठीक, 4 साल पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था कि मैक्सिमम पार्टनर्स पार्टनरशिप में कितने होते हैं, ये बात कहां लिखी है? ऑप्शन नंबर ए पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट 2013। बताइए करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन करेक्ट। देखिए क्या चीज है बी ऑप्शन क्यों सही है, कॉन्सेप्ट समझे। पहले तो दोनों का ईयर देखो। पार्टनरशिप एक्ट का ईयर है 1932 और कंपनी एक्ट का ईयर है 2013। मतलब ये सर काफी लेटेस्ट है, बहुत पुराना, ऑलमोस्ट 90 साल पुराना लॉ है। ठीक, इसे 10 साल पुराना लॉ। ऐसा क्यों सर, पार्टनरशिप में अपडेट क्यों नहीं कर रहा? सिंपल सी बात देखिए सर, पार्टनरशिप जनरली स्मॉल या मीडियम लेवल पर होती है, कंपनी जनरली बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर होती है। ठीक, मान लीजिए आपके घर में कोई कार रखी हुई है और आपको लगता है कि मेरा कोई यूज नहीं है इसका,
तो आप उसे जल्द से जल्द बेचो, क्योंकि लाखों रुपए मिलेंगे बेच के। उसके आप एफडी कर सकते हो या कहीं पैसा लगा सकते हो या नहीं कार खरीद सकते। आपके घर में कोई पुरानी साइकिल पड़ी हुई है, आपके घर में कोई पुरानी साइकिल पड़ी हुई है, तो शायद आप इतनी हेडेक नहीं लोगे उसके लिए, क्योंकि बेचेंगे तो क्या मिलेंगे, शायद 500-1000 रुपये भी नहीं मिलेंगे, उसके लिए इतनी हेडेक नहीं लोगे। क्लियर हो गई जी बात? सेम चीज गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या सोचती है कि यार कंपनी में तो अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट है, अरबों खरबों रुपए का टैक्स आता है, तो यहाँ लॉ जल्दी जल्दी अपडेट करना चाहिए, कहीं इकोनॉमी डाउन ना हो जाए, टैक्स की कमी ना मिल, टैक्स कम ना मिल जाए, ऐसा ना हो जाए। ठीक बात है, ये जल्दी देखिए। पार्टनरशिप में स्मॉल लेवल पर, मीडियम लेवल पर ज़्यादा टैक्स बनता नहीं, इकोनॉमी को हिल नहीं जाएगी, छोटे लेवल पर काम होता है, इसलिए गवर्नमेंट इसमें अपडेट स्लो करती है। ये वजह है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब देखो पार्टनरशिप एक्ट ने अपनी पावर कंपनी एक्ट को दे दी कि तुम्हारे यहाँ अपडेट पर जल्दी जल्दी आता। इसे बोलते हैं डेलीगेशन। पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज के अंदर डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अपनी पावर किसी और को दे देना। एग्जांपल डेलीगेशन का वो भी देखोगे अपने बाजीगर शाहरुख खान की, उसमें वो बदला लेने के लिए आता होता अपनी फैमिली का। ध्यान देखी हुई आप लोगों ने? नहीं देखी? अरे फेमस मूवी है वो। चलो मैं एग्जांपल वैसे दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं ओनर हूँ, अब मैं किसी काम से फॉरेन जा रहा हूँ बिजनेस के लिए 1-2 महीने के लिए। अब मेरे पीछे बिजनेस कैसे चलेगा? मैनेजर को रख दूंगा, वो काम संभालेगा, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी, कोई सपोज एम्प्लॉय की सैलरी पे चेक बनाने, साइन करने, कुछ एग्रीमेंट पे साइन करना है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, तो वो कौन करेगा मेरे बिहाफ पर? है कि नहीं? उस टाइम के लिए जो ओनर है वो किसी विश्वास वाले बंदे के नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी नाम से एग्रीमेंट करके जाता है कि मेरे बिहाफ पर अब ये लीगल ओनर है इस जगह का, अब इसके साइनिंग अथॉरिटी चलेगी, मतलब चेक पे भी साइन कर सकता है, एग्रीमेंट मेरे बिहाफ पे साइन कर सकता है। ऐसे होते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। डेलीगेट करना, अपनी पावर दे देना। ठीक, फिर वो फौरन पे आराम से चला जाता है, अपना काम कर लेता है, उसके बिहाफ पर वो मैनेजर सारे असाइनमेंट करता है। या जनरली वैसे अपने बेटे को देते हैं ये अथॉरिटी, या तो या किसी ट्रस्ट वाले को देते हैं। इसे बोलते हैं डेलीगेट करना। तो पार्टनरशिप एक्ट ने अपनी पावर डेलीगेट करी कंपनी एक्ट को कि आप डिसाइड करो मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए। ठीक, अच्छा, फर्दर कंपनी एक्ट ने ये पावर आगे फॉरवर्ड कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे घर में होता है, पापा ने हमें काम बोला, हमने छोटे भाई को बोल दिया, तो वाला काम हुआ यहाँ पर। समझ लो कि पार्टनरशिप एक्ट ने कंपनी एक्ट वाले को बोला, कंपनी वाले ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप डिसाइड करो मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, एट प्रेजेंट 50। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि कहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ, पार्टनरशिप एक्ट में। पूरे 12th क्लास में आपको 2 ही ईयर है घर से याद करके जाने, तो 2 ही ईयर। पार्टनरशिप का 1932, कंपनी एक्ट का 2000। उसके अलावा कुछ भी ईयर लर्न नहीं करना। फिर होगी बात, ध्यान रहेगा। अभी तक क्या सीखा था? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस 3 लोग, साउंड माइंड हो और माइनर ना हो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, और कम से कम 2 हो, मैक्सिमम 50। और हमारे पास जो लोग आए कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करना है और हम 60 लोग हैं, तो हम बोलेंगे सर मैक्सिमम 50 अलाउ है। तो आप डिसाइड कर लो किस 10 को पार्टनर नहीं बनाना। लॉ ने ऐसी लिमिट क्यों रखी हुई है? लॉ के हिसाब से जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतने ज्यादा झगड़े होंगे, क्योंकि डिसीजन पावर सबकी है बराबर। जॉइंट, देखो आजकल जॉइंट फैमिली नहीं चल पाती, चले बहुत अच्छी बात है, जॉइंट फैमिली से बढ़िया कोई चीज नहीं है, लेकिन नहीं चल पाती। क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि डिसीजन पावर सबकी है। अब हर एक का माइंड सेम व्यू हो ये जरूरी नहीं है, ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है कि एक चीज को सभी को सही लगे। फॉर एग्जांपल ये वाली कार लेनी है, ये वाला मॉडल लेना है, ये वाले कलर का लेना है, सभी को वो कलर पसंद हो, सभी को मॉडल पसंद हो, जरूरी नहीं। ठीक बात है। तो डिसीजन अलग अलग आते हैं, एक कहता नहीं ये वाला करो, दूसरा कहता है वो वाला करो, फिर झगड़े कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। पार्टनरशिप में झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, इसलिए जितने कम पार्टनर हो उतने कम झगड़े होते हैं। लॉ ने 50 की लिमिट सोची हुई है, वो सही। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। Who have agreed? एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट वर्ड पढ़ते हैं ना, एग्रीमेंट बनवाया किसने, ऐसा सुनते ही
मेरा माइंड में क्या आता है, स्टैम्प पेपर दिमाग में आता है कि सर उसमें स्टैम्प पेपर होगा, कुछ लिखा हुआ होगा, साइन होंगे नीचे, कोर्ट में जाकर के जमा होगा, ऐसा कुछ होगा, उसे एग्रीमेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लॉ ने रूल बना दिया कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। उसके बाद से पार्टनरशिप के बिजनेस बहुत कम हो गए इंडिया में। क्यों कम हो गए? देखिए सिंपल सी बात, ये सर नया काम स्टार्ट करना सबसे रिस्की काम है। लोग जॉब पे क्यों जाते हैं? 95% लोग पढ़ाई करने के बाद जॉब चाहते हैं, बिजनेस नहीं चाहते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, रिस्क। ये सब नया काम स्टार्ट करेंगे, पैसा लगा के पता नहीं चले ना चले। नौकरी में तो कोई रिस्क ही नहीं, ठीक बात है। बिजनेसमैन की सेल घटे या बढ़े, एम्प्लॉय को सैलरी उतनी ही मिलेगी। तो नया काम स्टार्ट करने बड़ी घबराहट होती है। हमारे मेरे पास सिर्फ टोटल 1 लाख रुपए ही लगाने के लिए, और उससे मैं छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं एग्रीमेंट में 10,000 रुपये खर्च कर दूँ, वो तो वापसी नहीं आएंगे पैसे। मैं एक दुकान खोलता हूँ, उसमें मान लो एसी लगवाया, फर्नीचर लिया, सामान लिया बेचने के लिए। मान लो दुकान नहीं चाहिए तो वो मैं बेच सकता हूँ ना, वो एसी बेच सकता हूँ, थोड़ा सस्ता बिकेगा बट पैसे तो आएंगे। टेबल बेचूंगा, सस्ते बिकेगी लेकिन पैसे तो आएंगे। एग्रीमेंट में 10,000 रुपये खर्च हो गए, बिजनेस नहीं चला, वापसी कहाँ से आएगा? पैसा आएगा नहीं, पैसा वापसी। इस वजह से लोग बिजनेस कम करने लग गए, इकोनॉमी डाउन जाने लग गई। तो लोगों ने अपडेट करा, एग्रीमेंट को बोल दिया ओरल एग्रीमेंट भी चलेगा। ओरल एग्रीमेंट को भी वैलिडिटी पूरी दे दी गई है। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, ओरल एग्रीमेंट कैसे हो जाएगा? हवा में कैसे साइन कर देंगे? कैसे मान लें कि एग्रीमेंट हुआ भी है और कोई भी मुकर जाएगा? तो दोस्त ये सब प्रूव करने पर भाई, मान लीजिए हम दोनों ने पार्टनरशिप करी और हमने तय कर लिया कि प्रॉफिट मैं लूंगा 70%, आप लोगे 30%। सपोज ये तय हो गया, हमारा साल कंप्लीट हो गया। अब ये मुकर गए अपनी बात से कि नीचे प्रॉफिट तो आधा आ रहा था, तुम कुछ झूठ बोल रहे हो, ठीक। तो मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं कोर्ट में किसी थर्ड पर्सन को लेके जाऊँ, वो गवाही देगा कि जी 70-30 तय हुआ था, मैं गवाह, मेरे सामने तय हुआ था। प्रूव करना है बस। मेरे पास कॉल की रिकॉर्डिंग हो या व्हाट्सएप की चैट हो, कुछ भी हो सकती है, मतलब प्रूफ मुझे प्रूव करना है बस को, ठीक। तो ओरल एग्रीमेंट 100% वैलिड है, 100% वैलिड है। पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक चीज है जो ओरल अलाउड नहीं है, बाकी हर चीज ओरल अलाउड है। हर चीज, प्रॉपर्टी की सेल, ये ओरल को अलाउड नहीं कर रखा, रिटर्न नहीं कंपलसरी है, सिर्फ इकलौती ये चीज है। हर एक एग्रीमेंट पूरे इंडिया में ओरल वैलिड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 ये हमें अलाउ करता है पूरे इंडिया में। हर चीज़ हम ओरली अलाउड कर सकते हैं एग्रीमेंट। कोई चीज़ मान लीजिए मैंने को मोबाइल बेच दिया और पैसे लेने हैं, अभी पैसे नहीं दे रहे फॉर एग्जांपल, तो मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ कि हमारा एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट है हमारा ये, मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, और आपने मोबाइल ले लिया, पैसे नहीं दे रहे। तो कोर्ट यही क्या लिखित में कहाँ है आपका एग्रीमेंट? कोर्ट जज ये नहीं बोलेगा। ओरल एग्रीमेंट 100% वैलिड है पूरे इंडिया में, सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल को छोड़कर। प्रॉपर्टी को बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती है। किसी की प्रॉपर्टी किसने हथिया ली गलत तरीके से, कि जिसने ओरली मुझे एग्रीमेंट किया था, गलत गवाह आ गए वगैरह वगैरह, तो बंदे की प्रॉपर्टी चली जाएगी, खत्म हो जाएगा वो। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके लिए रिटर्न कंपलसरी कर रखा है। क्लियर हो गई बात? तो ओरल एग्रीमेंट भी 100% वैलिड है। तो मतलब हमारे पास सर इसको आते हैं 4-5 लोग कि जो हमारा पार्टनरशिप में एग्रीमेंट वगैरह बनवा दो, तो हमें पता है, उसको नहीं पता, हमें पता है कि ओरल एग्रीमेंट भी अलाउड है। तो हम क्या सजेस्ट करें उसको, बताओ? ओरल करवाए कि रिटर्न करवाए? बताइए, अपने अपने व्यू बताइए कि ये होना चाहिए तो इसलिए होना चाहिए। मतलब मेरे सामने क्लाइंट है, तो क्या सजेस्ट करूं? एग्रीमेंट ओरल करवाए कि रिटर्न करवाए? रिटर्न सजेस्ट करना वजह कोई दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, ओरल और नहीं कर सकता, झगड़े नहीं होंगे, एक वजह ये दे रिटर्न में। और ओरल में से कोई छोटी गवाह ले आया, ओरल में कोई छोटा गवाह ला सकता है, इसलिए रिटर्न होना चाहिए। और चलिए हाँ जी, रिलायबल भरोसा मतलब रिटर्न वाला। चलिए जब अब मैं एक्चुअल आंसर पे आता हूँ। सर रिटर्न मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि ओरल में फीस नहीं मिलेगी, ओरल में मुझे फीस नहीं मिलेगी, इसलिए मैं रिटर्न बोलूंगा। ये तो रियल एग्जांपल है, रियल एक्चुअल सिचुएशन तो ये है। मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि ओरल एग्रीमेंट अलाउड है, पार्टनरशिप कर लो, काहे को आएगा यहाँ पर, मुझे फीस कैसे मिलेगी? रिटर्न करवाऊंगा तो फीस मिलेगी।
ये तो रियलिटी। अच्छा, अब मान लीजिए कोई खास नोन में हमारे कोई क्लोज फ्रेंड है या क्लोज रिलेटिव है, वो हमसे पूछ रहा है कि रिटर्न करें कि ओरल कराएं, तो ऐसे में हम सजेस्ट क्या करते हैं? हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ओरली स्टार्ट कर दो, जब आपका काम चल जाए तब रिटर्न करवाएं। ये रियल सजेशन है, जेन्युइन सजेशन, क्योंकि पहले एग्रीमेंट का खर्चा क्यों बात? काम देखो जी, कोई कितना ही बिजनेसमैन टॉप का हो गया हो, किसी को नहीं पता होता कि हमारा बिजनेस कहाँ चल पाएगा कहाँ नहीं चल पाएगा। एप्पल की कंपनी जब स्टार्ट हुई थी उसमें 3 पार्टनर थे। 6 महीने बाद एक पार्टनर को ऐसा लगा कि कंपनी चल नहीं पाएगी, बेकार कंपनी, उसने अपनी पार्टनरशिप से वो विड्रॉ कर लिया उसने, और 60,000 रुपये लेकर के, सिर्फ 60,000 रुपये लेकर के उसने विड्रॉ कर लिया। 20% शेयर था उसका। अब उस शेयर की वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए है। उसको लगा बिजनेस नहीं चल पाएगा, उसको भी लगा। तो हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप ओरल मत, रिटर्न मत कराओ, पैसे बचा लो और आप ओरली काम चलाओ। तो जब बोले काम चल गया है, मेरा दुकान पे सेल हो रही है, ठीक मेरा स्टेबल हो गया, तो रिटर्न जरूर करवा लेना ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। समझ आ रही है बात? ये रियलिटी है। बढ़े आगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट ओरल भी अलाउड है, रिटर्न भी अलाउड है। अगर रिटर्न है तो इसका टेक्निकल नाम है पार्टनरशिप डीड। डीड ही एग्रीमेंट का टेक्निकल टर्म। लॉ की भाषा में एग्रीमेंट को ही डीड बुलाते हैं। सेल डीड, परचेज डीड, मैरिज डीड, डाइवोर्स डीड, ठीक, डीड मतलब एग्रीमेंट। टू शेयर द प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर प्रॉफिट तो बांटेंगे, इसमें क्या नई बात है, इसमें क्या स्पेशल है? देखिए स्पेशल है कैसे। 2 लोग आते हैं सर हमारे पास, फिर हम पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना और हमने सब कुछ चेक कर लिया, पर्सन भी है वैलिड, 2 हैं तो वो भी अलाउड है, ठीक। उसके बाद वो कहता है सर हमने क्या सोच रखा है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, 50,000 रुपये महीना ये लेगा और बाकी जो पैसा बचेगा वो मैं लूंगा, इस हिसाब से हम प्रॉफिट बांटेंगे, आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो। तो हम कहेंगे अलाउड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वाले पार्टनर को 50,000 रुपये महीना दे रहे हो, ये तो सैलरी हो गई, तो अमाउंट फिक्स है। प्रॉफिट कहाँ बढ़ रहा है? रेशियो होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट जितना होगा उसका इतना परसेंट ये लेगा, उसका इतना परसेंट ये लेगा, ये होना कंपलसरी है। लोग पार्टनरशिप की फॉर्म में एम्प्लॉय रख लेते हैं, एक्चुअल में एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय होता है, क्योंकि पार्टनरशिप की फॉर्म कर लेते हैं। आपको बताता हूँ फैक्ट, सीए वाले काम में बहुत होता है। ये कैसे होता है देखिए, मान लीजिए मैं एक फ्रेश सीए बना, तो अब मुझे जो सैलरी मिल रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपए महीना मिल रही है किसी कंपनी के अंदर, क्योंकि मैं फ्रेश हूँ, ठीक। अच्छा, दूसरा सोचना, दूसरा एक केस, एक सीए है जो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज पर, उसकी अपना ऑफिस है खुद का और वो 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। उसको क्या चाहिए कि यार मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ, मैं इतना बर्डन नहीं झेल पा रहा इस एज में, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम भी कम ना हो और मेरा काम का बर्डन भी खत्म हो जाए। तो जो सीए नया वाला है उसे 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है जॉब का, उसको अगर मैं कहूँ कि तो मेरी कंपनी में पार्टनर बन जा और तुझे 2 लाख रुपए महीना दूंगा, सारा काम तुझे करना, उस सीए का भी फायदा है, उसे 1 लाख की जगह 2 लाख मिल रहा है, डबल मिल रहा है, उसका भी फायदा है। इस सीए का फायदा है, तो 10 लाख की जगह 8 लाख मिलेंगे, खास कम नहीं हुई इनकम, वो बर्डन सारा खत्म हो गया, सारा काम वो संभालेगा, है कि नहीं। तो प्रॉफिट का शेयर बांट लिया उन्होंने कि 10 लाख इनकम का 8 लाख मैं लूंगा, 2 लाख तू लेगा, 80% मेरा, 20% मेरा। समझ आ रही है बात? सीए में तो बहुत होता है, ये जो एजेड सीए हैं वो फ्रेशर सीए को रखते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट के परसेंटेज देते हैं और सारा काम का लोड बढ़ा देते हैं, दोनों खुश हैं। दिस इज अ विन विन सिचुएशन, नुकसान किसी का नहीं, गलत किसी के साथ नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए, प्रॉफिट की परसेंटेज होनी चाहिए, अमाउंट फिक्स नहीं होना चाहिए, ये एग्रीमेंट जरूर हो, इस चीज का ध्यान रखना है हम अकाउंटेंट को एग्रीमेंट बनवाते टाइम। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा? ऑफ अ बिजनेस, ये सर हमने पढ़ा था 11th में,
बिजनेस का वर्ड का मतलब बिजीनेस, बिजी रहना, एंगेज रहना। थ्योरेटिकली नहीं है इसका मतलब, बस प्रैक्टिकल है इसका मतलब। प्रैक्टिकल कैसे है देखिए, दो लोग आते हैं हमारे पास कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कर दो। हम कहेंगे क्या बिजनेस है जी आपका? जी हमने ना एक प्रॉपर्टी खरीद ली जॉइंट में, एक प्रॉपर्टी मिल रही थी बहुत सस्ते रेट पर, हम दोनों ने मिलकर, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम लोग मिलकर वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब हम उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाते हैं और रेंट मिलता है, तो इनकम बांट लेते हैं आपस में, कर दो रजिस्ट्रेशन। हम कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है कोई। बिजीनेस, आप इंगेज रहो किसी काम में, तो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका रेंट मिल रहा है आपको, आप बिजनेस क्या कर रहे हो? तो आप प्रॉपर्टी का ही बिजनेस कर रहे हो क्या? प्रॉपर्टियां खरीदते रहते हो, रेंट पे चढ़ाते रहते हो, या उनको बेचते रहते हो, आप बिजनेस ही ये कर रहे हो? या तो ऐसा बोलो तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि एक प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं, उसका रेंट मिल रहा है, वो बांटते हैं आपस में। दिस इज जॉइंट ओनरशिप, दिस इज नॉट अ बिजनेस। तो बिजीनेस होनी चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए, ये भी चेक करना हमारी ड्यूटी है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? दूसरा, लीगल बिजनेस, बिजनेस लीगल होना चाहिए। अब सर ऑब्वियसली लीगल बिजनेस ही होगा, इसमें क्या लिखने वाली बात है? तो यानी कोई कहेगा मैं ड्रग सप्लाई करता हूँ, मेरा बिजनेस रजिस्टर कर दो, या मैं गन सप्लाई करता हूँ, मेरा बिजनेस रजिस्टर कर दो, या मेरा वसूली का काम है, मेरा बिजनेस रजिस्टर कर, ऐसा तो नहीं होगा। लीगल क्यों बोल रहे हैं? देखिए कि कोई चीज़ ना कभी भी सडनली इलीगल हो जाती है, सडनली लीगल हो जाती है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा फैक्ट था पोल्यूशन के लिए, जैसे पॉलीथीन की, मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है पॉलीथीन बनाने की, पॉलीथीन के बैग्स बनाने की फैक्ट्री है मेरी, एट प्रेजेंट पोल्यूशन कंट्रोल है, तो इन दिल्ली ने अलाउ कर दिया, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, पोल्यूशन बढ़ गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब मेरा बिजनेस इलीगल हो गया। या फिर मैं जिस एरिया में फैक्ट्री खोल रहा हूँ वो एरिया डोमेस्टिक एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया, तो वहाँ फैक्ट्री नहीं खोल सकता। पोल्यूशन की भी एक कैटेगरी होती है, इस लेवल का पोल्यूशन का इस फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट ने बना रखा है, वहीं पर कर सकते हो आप काम, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते। जैसे गांधीनगर में सीलिंग का सुनने में आता है, क्यों सुनने में आता है? क्योंकि वो ऑन पेपर्स डोमेस्टिक रेजिडेंशियल एरिया है और फैक्ट्री करना अलाउड ही नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए? जो क्लाइंट आएंगे हमारे पास, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज की फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, वो फैक्ट्री खोलना, वो टाइप का बिजनेस करना उस एरिया के अंदर अलाउड है कि नहीं है, ये चेक करना हमारी ड्यूटी है। देखो हम अकाउंटेंट हैं उस कंपनी के, तो हम पेपर्स वर्क पूरा रखना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। पेपर वर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई एग्रीमेंट में कोई मिस्टेक, कोई कमी ना निकल जाए, ये हमारी ड्यूटी है। बिजनेस लीगल हो और बिजी रहे, वो काम इस टाइप का हो, ये दो चीज चेक करनी है हमको। Carried on by all active partners। मतलब हमारे सामने चार लोग आते हैं कि हमें पार्टनरशिप करनी है, और हमने क्या सोच रखा है? एक मार्केटिंग करेगा, एक परचेज करेगा, एक मैनेजमेंट देखेगा, एक फाइनेंस देखेगा। हमने इस तरीके से काम बांट रखा है। सर अलाउड है ना? हम कहेंगे बिल्कुल अलाउड है, पार्टनरशिप हो सकती है। आपस में सबने काम बांट लिया, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कैरिड ऑन, बिजनेस कैरी हो रहा है, चल रहा है सभी के द्वारा। सही? और एनी ऑफ देम, चार लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं सर चार में से हम दो लोग तो मैनेजमेंट देखेंगे कंपनी का, ये दो लोग सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, कुछ काम वाम नहीं करेंगे, क्या आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप? हम कहेंगे हाँ जी, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। मतलब गवर्नमेंट सोच रही है कि हमें क्या दिक्कत है अगर कोई ऐसा पार्टनर बन जाए जो काम ही नहीं करे, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत है, तो हमें क्या दिक्कत है? सोच के देखो। एग्जांपल समझते हैं इसका। तो कॉलेज से निकलते हैं जी तीन फ्रेंड, तो तीनों की अच्छी फ्रेंडशिप है, तीनों सोच लेते हैं पढ़ाई के टाइम की साथ में मिलकर कोई खुद की कंपनी खोलेंगे, खुद का काम करेंगे। जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली तो स्टार्ट करा तीनों का काम करने के लिए। अब मिस्टर ए के डैडी का खुद का अच्छा खासा बिजनेस है, अब उसको लग रहा है कि मैं काम स्टार्ट करूंगा नया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मेरे फ्रेंड से मैंने बोला था काम करना है मेरे को, तो कंफ्यूजन में। तो मिस्टर ए अपने फ्रेंड्स के पास आता है, बी और सी के पास, और कहता है तुम बिजनेस स्टार्ट करो, मैं पैसा लगाऊंगा, लेकिन मैं अपने डैडी का बिजनेस संभालूंगा, जो नया बिजनेस है वो तुम दोनों देखना, मैं पैसा लगाने को रेडी हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो मेरा प्रॉफिट का शेयर कम कर देना,
मुझे बराबर मत देना प्रॉफिट, ठीक बात है, मुझे प्रॉफिट कम दे देना क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा, बट मैं पैसा लगाने को रेडी हूँ, मैं काम नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपना रेडी का बिजनेस संभालूंगा। तो बी और सी सारा काम करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट रख लेंगे, वो पैसा भी लगाएंगे, काम भी करेंगे। ए सिर्फ पैसा लगाकर काम नहीं करेगा, आपको प्रॉफिट कम रखेगा। तो वो ऐसा बिजनेस रजिस्टर कराना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को क्या ऑब्जेक्शन है? कहाँ इसमें किसी को दिक्कत? देखो गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करती है? जहाँ किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को बचाने के लिए तो इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट कहती है भाई स्कूलों की फीस इतनी नहीं कर सकते, बढ़ा सकते क्योंकि स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है उसके अंदर, और किसी का नुकसान हो रहा है तभी तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, वरना गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट माइनर के साथ क्यों अलाउ नहीं कर रही उसको बिजनेस कराना? क्योंकि हमें पता है कि माइनर के केसेस बहुत सारे आ गए, लोग 15-16 साल के बच्चे को पार्टनर बना लिया, उससे वैसे कर्जा ले लिए पैसा लगाने के नाम पर, उसके बाद उसका नुकसान कर रहे हैं, उसका बेवकूफ बना रहे हैं, उसको लॉस दिखा दिया, ये दिक्कत कर रहे हैं, फिर केसेस आते हैं, तो लोन रूल बना दिया, पार्टनर बनाऊंगा लीगली नहीं। तो जहाँ दिक्कतें आ रही गवर्नमेंट वहीं इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट अलाउ कर दिया। मान लीजिए 10 पार्टनर हैं, 10 में से 9 पार्टनर स्लीपिंग है, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ एक ही पार्टनर काम करता है, वो भी अलाउ है, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, कितने एक्टिव हो कितने स्लीपिंग है। क्लियर हो गई बात? रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ऑल आर लायबल इंक्लूडिंग स्लीपिंग। लास्ट लाइन है जी डेफिनेशन की, समझते हैं। सर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मान लीजिए मैं मिस्टर ए हूँ, तो मैंने पैसा लगाया था और मुझे नहीं पता बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या सेल हो रही है, कुछ भी नहीं पता मैं, और मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। सुबह घर की बेल बजती है, बाहर आते हैं बैंक वाले कि आपने 3 करोड़ रुपए का लोन लिया था, दो पैसे वापस। मैंने तो कोई लोन नहीं लिया क्योंकि मैं जब पार्टनर हूँ इस फर्म के अंदर, इस पार्टनरशिप में लोन ले रखा 3 करोड़ रुपए का, आप चुकाओ। मुझे पता नहीं कि लोन मुझे ले भी रखा है, क्या चुकाना पड़ेगा मेरे को? आंसर इज यस, चुकाना पड़ेगा। कुछ को लगता है गलत है, सर क्यों चुकाना पड़ेगा? बेचारे को तो पता भी नहीं लोन कब लिया, बी और सी देखिए वो दोनों लोन लिया, एक को पता भी नहीं लोन कब लिया, एक ही चुका रहा। तो जरा ये सोचो कि जब इसको कुछ नहीं पता बिजनेस के अंदर, तब प्रॉफिट में तो आ जाता है साल के, है कि नहीं? तो थोड़ा कहता मुझे क्या पता सेल कितनी, प्रॉफिट क्यों ले रहा है भाई? अगर तो प्रॉफिट ले रहा है तो रिस्क भी ले, तो बिल्कुल लायबल है। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि जो कुछ लोग पार्टनर कर रहे हैं वो एक्ट कर रहे हैं सभी के लिए, तो सभी लायबल रहेंगे बराबर बराबर, सभी की जिम्मेदारी रहेगी, चाहे एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग हो। ये लॉ ने डेफिनेशन में कवर अप कर दिया कि आप स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ। तो मेरे पास क्लाइंट आए हैं और वो कह रहे हैं कि ये 2 पार्टनर एक्टिव रहेंगे, 2 पार्टनर स्लीपिंग रहेंगे, तो मेरी ड्यूटी है स्लीपिंग वालों को बताना कि बेटा जिम्मेदारी आपकी पूरी रहेगी, रिस्क आपका पूरा रहेगा, ध्यान रखना। आप पार्टनर बन रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या माल खरीदा, कितना कर्जा लिया, कुछ नहीं पता होगा आपको, लेकिन जिम्मेदारी आपकी पूरी रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? डेफिनेशन कंप्लीट कर लीजिए, हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नोटिंग करते रहो साथ साथ। अब पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स का मीनिंग नॉट अ माइनर, दूसरा साउंड माइंड, तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, बट 2 और